नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बलबन तक का इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अगले वंश खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में मुख्यतः चर्चा करेंगे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम ये अवश्य जानना चाहेंगे कि बलबन के बाद गद्दी पे कौन बैठा और उसके वंश का अंत कैसे हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत कैसे हुई। विद्यार्थियों, बलबन के बाद केकुबात दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। उसके समय में जलालुद्दीन खिलजी को आरिज़ मुमालिक के पद पर नियुक्त किया गया। केकुबात की मौत के बाद क्यूमर्स दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल नाम मात्र का था। उसके समय में जो शासन की जो सभी शक्तियां थी वो जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में थी। अतः यह व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और कुछ ही दिनों के बाद क्यूमर्स को कारागार में डालकर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार इलबरी तुर्कों के शासन का अंत हुआ और एक नए राजवंश की नींव पड़ी और वो राजवंश था खिलजी वंश। बहुत से इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन की। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था, उसका वास्तविक नाम अली गुरशास उर्फ जूना खां खिलजी था। 16वीं व 17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उल दबीर के मुताबिक अलाउद्दीन का जन्म कलात ज़ाबुल प्रांत अफगानिस्तान में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने आक्रामकता के साथ साम्राज्य का विस्तार किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत को भी जीता। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य जितना बड़ा था, उतना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं विस्तृत किया। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का सर्वाधिक ताकतवर शासक माना जाता है। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसे सिकंदर ए सानी का खिताब मिला था, अर्थात दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी उसके चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी और वह निरक्षर रह गया था, परंतु अस्त्र शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में उसने अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था। फलतः वह एक कुशल सैनिक बन गया। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ कर दिया, लेकिन जलालुद्दीन की बेटी से शादी करके अलाउद्दीन खिलजी खुश नहीं था। इसका कारण यह था कि जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उनकी पत्नी, जो कि जलालुद्दीन की बेटी थी, उसमें अभिमान आ गया था। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वर्ष 1291 में कड़ा के राज्यपाल मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। इस समस्या को सुलझाने के लिए जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन ने इसे बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उसे कड़ा का राज्यपाल बना दिया गया। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन को एक अप्रभावी शासक माना और दिल्ली का सिंहासन हड़पने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया। जलालुद्दीन के साथ विश्वासघात करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना और हथियारों की आवश्यकता थी। इस योजना में लगने वाले धन की कमी को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने आसपास के हिंदू साम्राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी। वर्ष 1292-93 में अलाउद्दीन ने भिलसा, मालवा के परमार राज्य में एक अमीर शहर था, उसमें लूटपाट की और सुल्तान का विश्वास जीतने के लिए अलाउद्दीन ने पूरी लूट को जलालुद्दीन को सौंप दिया।
इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने उसे आरिज़-ए-ममालिक नियुक्त कर दिया और उसे सेना को मजबूत करने के लिए अधिक राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य विशेषाधिकार दे दिए। भिल्सा में लूट की सफलता के बाद अलाउद्दीन ने अपनी अगली लूट 1296 में देवगिरी, जो कि दक्षिणी भारत में यादव साम्राज्य की राजधानी थी, वहाँ की। वहाँ से उसने रत्नों, कीमती धातुओं, रेशम उत्पादों, घोड़ों, हाथियों और दासों सहित भारी मात्रा में धन की लूटपाट की। इस बार भी जलालुद्दीन लूट का सारा सामान अलाउद्दीन द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि दिल्ली लौटने की बजाय अलाउद्दीन लूट का सारा सामान लेकर कड़ा चला गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को एक पत्र लिखा और लूट के साथ दिल्ली वापस नहीं आने के कारण के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद जलालुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से अलाउद्दीन से मिलने के लिए कड़ा आने का फैसला किया। जब वह कड़ा के रास्ते पर थे, तब जलालुद्दीन ने करीब 1000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1296 को जब जलालुद्दीन ने गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन से मुलाकात की, तब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को गले लगाते समय पीठ पर वार कर उनकी हत्या कर दी और दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। जुलाई 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन ने अपने आप को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन उद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में नया सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को यथासंभव कई सैनिकों को भर्ती करने और उन्हें एक उदार सुल्तान के रूप में पेश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसने कड़ा में अपने मुकुट के साथ साथ 5 मन सोना वितरित किया। भारी बारिश और नदियों की बाढ़ की स्थिति के कारण उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया था, परंतु इस पद को बनाए रखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। पहली बात तो यह थी कि वह अपने चाचा व सुल्तान का हत्यारा था और भले तथा विचारवान लोग उससे घृणा करने लगे। दूसरा, मृतक सुल्तान के पुत्र अभी जीवित थे और जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा मृत सुल्तान की विधवा मलिका जहान ने सिंहासन को रिक्त रखना उचित न समझकर अपने पुत्र कदर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाकर सुल्तान घोषित कर दिया था। इसके अलावा दूरगामी समस्याएं जैसे पश्चिमोत्तर सीमांत की मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा करना, हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना आदि भी थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां काफ़ी गंभीर थी, परंतु अलाउद्दीन ने अपने धैर्य और साहस से इन सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए और उनका दमन किनके द्वारा किया गया। सर्वप्रथम 1299 में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर 9 मुसलमानों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका विद्रोह नुसरत खान ने किया। 9 मुसलमान जलालुद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के आसपास आकर बस गए थे। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकद खान द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार डाला गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर व मंगू खान ने किया, पर इन दोनों की हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीदुद्दीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिकार कर लगा दिया, जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया।
द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत उसने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद व मुनहियान नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, भांग खाने व जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत उसने अमीरों के आपस में मेल जोल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान द्वारा लगाए गए ये चारों अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे। इसके अलावा अलाउद्दीन ने हिंदू लगान अधिकारियों, खुत, मुकद्दम, चौधरी आदि के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। साथियों, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति की। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं के बाद वह सिकंदर की तरह विश्व विजय का सपना देखने लगा था। इसी कारण उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा वह एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे नया धर्म स्थापित करने की योजना को त्यागने तथा विश्व विजय के काम को हाथ में लेने के बजाय पहले संपूर्ण भारत को जीतने की सलाह दी। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने का संकल्प लिया। इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए उसे किसी उचित कारण अथवा बहाने की आवश्यकता नहीं रही। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों की। उत्तर भारत में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात राज्य पर आक्रमण किया। गुजरात उन दिनों भारत का एक समृद्ध राज्य था और इसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी और यहाँ का राजा करण बघेल था। वैसे तो तुर्क आक्रमणकारी गुजरात पर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु इस राज्य को जीतने में उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिली थी। 1299 में अलाउद्दीन ने अपने दो सेना नायकों उलुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अहिलवाड़ा को घेर लिया। करण बघेल की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, लेकिन करण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक एक खूबसूरत दास मिला, जिसने दक्षिणी भारत विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और मलिक काफूर को अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात में प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना वापस लौट रही थी, तब जालोर के पास लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर 9 मुसलमानों में विद्रोह कर दिया, जिसे नुसरत खान ने दबा दिया। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अगला आक्रमण रणथंभौर पर किया। रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था, जो अपनी योग्यता व साहस के लिए प्रसिद्ध था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि रणथंभौर भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अधिक दूर न होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय में चौहानों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था। इसके अलावा हमीरदेव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन ने हमीरदेव से उसे लौटाने के लिए कहा, परंतु हमीरदेव ने शरण में आए हुए व्यक्ति को लौटाने से मना कर दिया। इसलिए अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने उल्लू खां व नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रणथंभौर आक्रमण के दौरान घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला। रणथंभौर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक घेरा चलता रहा। इसी बीच अलाउद्दीन को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा।
इस लंबी घेराबंदी से परेशान होकर अलाउद्दीन ने छल कपट से रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया। उसने हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ से मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया। राणा हमीर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। तारीख अलाई व हमीर महाकाव्य में हमीर देव और की मृत्यु के बाद उसके परिवार के स्त्रियों द्वारा जौहर कर मृत्यु करने का वर्णन है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर यह आक्रमण 1301 में किया था। हमीर रासू के अनुसार हमीर की रानी रंग देवी ने के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर आग में कूदकर आत्महत्या करना व राजकुमारी देवल दे ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। इसी कारण रणथंभौर का जल जौहर प्रसिद्ध माना जाता है। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अगला आक्रमण चित्तौड़ पर किया, जो कि 1303 ईस्वी में किया गया। चित्तौड़ आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में सर्वाधिक सुर्खियों में रहा। साथ ही इससे रानी पद्मावती की कहानी भी जुड़ी हुई है। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से भी बेहद सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था। चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह का शासन था। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। 8 माह तक घेरा जारी रहा और सफलता नहीं मिल पाई। उधर राजपूत भी परेशान हो गए। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इससे पहले राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर किया। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित होकर अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त करके स्वयं दिल्ली लौट गया। रतन सिंह तो मारा गया, परंतु उसके एक वंशज हमीर देव ने खिज्र खां को इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद हमीर ने चित्तौड़ को जीत लिया। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के साथ ही रानी पद्मिनी की कहानी भी जुड़ी हुई है। 1540 के आसपास मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें उसने अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है। जयसी की इस कहानी को बाद के मुस्लिम इतिहासकारों और राजपूतों के चारण भाटों ने जैसे के तैसे स्वीकार कर लिया। कर्नल टोड ने भी इस कहानी को सच माना है। पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी श्रीलंका सिंहल द्वीप के राजा गोवर्धन की राजकुमारी थी। हीरामन नामक तोते से रतन सिंह ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना और उसे प्राप्त करने के लिए वह चित्तौड़ से लंका गया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वह उससे विवाह करने में सफल रहा और उसे अपने साथ लेकर चित्तौड़ लौट आया। राघव नामक एक फकीर के द्वारा अलाउद्दीन ने पद्मिनी के सौंदर्य का यशोगान सुना और उसने रतन सिंह को पद्मिनी को शाही हरम में भिजवाने का संदेश भिजवाया। रतन सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर सुल्तान ने चित्तौड़ को घेर लिया। लंबे समय की घेराबंदी के बाद भी जब सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो उसने रतन सिंह को कहलवाया कि यदि दर्पण में ही पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखा दिया जाएगा तो वह वापस लौट जाएगा। राणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पद्मिनी का प्रतिबिंब देख लेने के बाद जब सुल्तान वापस लौटने लगा तो शिष्टाचारवश राणा भी उसे दुर्ग के द्वार तक छोड़ने गया। अवसर पाते ही सुल्तान ने विश्वासघात किया और राणा को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया।
इसके बाद उसने राजपूतों को संदेश भिजवाया कि यदि वे राणा की मुक्ति चाहते हैं तो पद्मिनी को शाही हरम में भिजवा दे। इस पर पद्मिनी ने राणा को छुड़ाने की योजना बनाई और गोरा व बादल के साथ दिल्ली गई। साथ ही वह अपने साथ 1600 बंद पालकियों में सशस्त्र वीर राजपूत सैनिक भी लेकर गई। दिल्ली जाकर पद्मिनी ने रतन सिंह को छुड़ा लिया। इस अभियान में गोरा अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। चित्तौड़ पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार देवपाल के साथ युद्ध में राणा रतन सिंह मारा गया और उसके पार्थिव शरीर के साथ रानी पद्मिनी भी सती हो गई। सुल्तान ने दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सेनापति बादल की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। तत्कालीन इतिहासकार इज़ामी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता आदि ने इस कहानी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्रवर्ती फारसी इतिहासकारों अबुल फजल, हाजी उद्दीन फरिश्ता आदि ने इसे सच माना है। राजस्थान के इतिहासकार मुहनोट नैन्सी ने भी इसे सच माना है। कर्नल टोड, डॉक्टर रॉय, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद व डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान भी इस कहानी की सत्यता में विश्वास करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विरोधी पक्ष के इतिहासकारों के तर्कों का खंडन करते हुए पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास। चित्तौड़ जीतने के बाद 1305 में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा। मालवा का कुछ भाग तो तुर्क लोग पहले ही जीत चुके थे और शेष भाग पर महलक देव का शासन था। उसका सेनापति हरचंद कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। हरचंद एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था, परंतु शाही सेना के साथ लड़े गए युद्ध में हरचंद मारा गया और 1305 ईस्वी में महलक देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और मांडू पर शाही सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद शाही सेना ने उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मालवा की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने एक अलग सूबेदार को नियुक्त कर दिया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना और जालोर विजय की। रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय के बाद भी पश्चिमी राजस्थान में सिवाना और जालोर ऐसे राज्य थे जिन पर अभी भी राजपूतों का शासन था, जिसे अलाउद्दीन सहन नहीं कर सकता था। 1308 ईस्वी में उसने पहले सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना का शासक शीतल देव था, जो मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर इस समय कानड़ देव का शासन था। मुस्लिम इतिहासकारों के असत्य विवरण के आधार पर बहुत से इतिहासकार यह लिखते हैं कि कानड़ देव ने पहले सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु कुछ वर्षों बाद उसने विद्रोह कर दिया। तब अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अकाट्य तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि कानड़ देव ने कभी भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था कि उसने जालोर पर आक्रमण किया। परिस्थिति जैसी भी रही हो, 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालोर पर आक्रमण किया। कानड़ देव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और जालोर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। भयंकर युद्ध के बाद कानड़ देव का केवल एक संबंधी मालदेव बच गया, जिसने कुछ वर्षों बाद सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली और सुल्तान ने उसे चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत अलाउद्दीन के शासन के अंतर्गत आ गया। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर भी उसका अधिकार हो गया, जिससे उसे दक्षिणी भारत को जीतने में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि उत्तर से दक्षिण भारत को जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर जाते थे।
विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन, उसके शासनकाल में हुए विद्रोहों और उसकी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उत्तरी भारत की विजय की चर्चा की। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की विजय और उसकी अन्य नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।